ओके, हेलो एवरीवन। मैं हूं सी आशीष केडिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेकेंड क्लास चैप्टर 13 यूनिट 2 के सेकेंड क्लास पे आप लोग आ चुके हो। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग। इसके पहली वाली पार्ट में हमने क्या किया था, हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी भी चैप्टर 13 यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो आप लोग एक बार देख लीजिए। राइट एंड जहां तक सैम्पलिंग की बात है, मैंने जैसे हर चैप्टर में कहा है, सैम्पलिंग में भी मैं यही कहूंगा आपको कि ये टॉपिक बेहद आसान है। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है मैथ्स में होते हुए भी अपने इसका फायदा उठाएंगे। फ्री के नंबर हमें मिल रहे हैं। सैम्पलिंग क्योंकि एक नया यूनिट एडेड है, आप लोग मान के चलो इधर से 2 से 3 नंबर का आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है सर, ये मैंने आपको वेटेज बता दिया। और अगर आप लोग इस लेक्चर को, केवल इसी लेक्चर को सैम्पलिंग पे सुन लो, हर एमसीक्यू को टैकल कर जाओगे। और आप लोगों को पता है एमसीक्यू का रिकॉर्डिंग हम लोग अलग से अपलोड करते हैं, तो एमसीक्यू का रिकॉर्डिंग और प्रैक्टिस भी अपने करेंगे। बट पहले अपने कॉन्सेप्ट और चीजों को समझेंगे। अगर आप चीजों को समझ लो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो साथ साथ में क्लास के, तो मतलब ये तो तय है कि आपका एमसीक्यू का प्रिपरेशन अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो ये बोलने के साथ साथ अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं सैम्पलिंग के, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, मुझे बताना है कि मैं एक स्कूल में गया बेसिकली, राइट। मैं एक स्कूल में विजिट किया और इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स है कॉमर्स सेक्शन में। ऐसा मान लेता हूं कि कॉमर्स सेक्शन में मैं गया और इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है कॉमर्स सेक्शन में। बराबर बात है। हुआ क्या, मुझे ये टास्क दिया गया था कि सर आप ये पता करिए कि स्कूल के बच्चे जो हैं मैथ्स कैसा पढ़ते हैं, मैथ्स में कैसे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या सिचुएशन क्या है। अब मुझे इस काम को करने के लिए मान लीजिए एक दिन दिया गया, 1 डे, यानी कि अराउंड 6 आवर्स दिया गया। ठीक है, कि भाई 6 घंटे में आप ये असेस करिए। अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे एक बात बताइए, 1000 स्टूडेंट्स है जिनका मैथ्स है ना, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि मैं 1000 के 1000 स्टूडेंट्स का मैथ्स टेस्ट ले पाऊं। आपके खुद के मन से निकलेगा कि नहीं सर ये तो इलॉजिकल बात चल रही है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं 1000 स्टूडेंट्स में से रैंडमली, हजारों स्टूडेंट्स है, मैं बेसिकली क्या है, सबको एक रोल नंबर असाइन कर दिया और मैंने लकी ड्रॉ का कॉन्सेप्ट रखा कि चीट शीट निकाला, जो रोल नंबर आया मान लो 102, तो 102 वाले बच्चे का एग्जाम होगा। ऐसे करके मैं 6 घंटे में 100 स्टूडेंट्स का एग्जाम लेकर चेक कर सकता हूं। लेकिन हाँ या ना बोलो। जी सर आप ये कर सकते हो, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स का तो नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, इन 100 स्टूडेंट्स के चेकिंग के बेसिस पर इससे कंक्लूड करूंगा, इस बात को कंक्लूड करूंगा, मैं 100 स्टूडेंट्स के बेसिस पर इस बात को कंक्लूड करूंगा कि ये 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाई में कैसे थे। हाँ या ना जी। हाँ जी सर, बात तो आप लॉजिकल कहते हो। इस प्रक्रिया को, इसे सैंपलिंग कहते हैं। जब एक बड़े पॉपुलेशन में, ये जो 1000 स्टूडेंट्स है इनको आप कह सकते हो पॉपुलेशन, मतलब दी एंटायर यूनिवर्स, पूरी दुनिया। लेकिन आप लोगों ने अग्री किया कि सर पूरी दुनिया का कोई क्वेश्चन, पूरी दुनिया का, एक बात समझिएगा आप, टेस्टिंग हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस सिनेरियो में क्या करते हैं, कुछ सैंपल डेटा ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल डेटा के बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हाँ या ना। जैसे हमने 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट किया और ये 100 स्टूडेंट्स ने मानो अच्छा किया, तो मैं ये कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि पूरा स्कूल मैथ्स में अच्छा है। जबकि आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये शायद सच ना भी हो, पर इस तरीके को हम लोग सैंपलिंग कहते हैं। सर हम लोग मान लीजिए फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, तो क्या सैंपलिंग हमारे किसी काम आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं इस चैप्टर में एंटर करने से पहले। ठीक है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, आप लोग किसी कंपनी की ऑडिट पे जाते हो। ठीक है, ऑडिट में अब लोग जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ता है। अब ऐसा है, मान लो आप लोग अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली कर रहे हो कि हर बिल का अप्रोप्रिएट एंट्री अकाउंट्स में हुआ है कि नहीं।
मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कंपनी ने 5 लाख का कोई सामान बेचा पर उसे अकाउंट्स में न दिखाया हो। आप लोग ये चेक करना चाह रहे हो ऑडिट में। तो अब दोस्तों ऐसा होगा कि अब कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, राइट, उनके पास तो हजारों लाखों बिल होते होंगे पूरे साल के। क्या, अच्छा, और ऑडिट आपको मिलता है टाइम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का आप ऑडिट कर रहे हो। 1 से 2 महीने का समय आपको मिलता है। अब आप लोग ये समझो, इस 1 से 2 महीने के अंदर क्या आप लाखों बिल चेक कर लोगे और कोई काम नहीं है आपको? है सर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन लाखों बिल में से मान लो 1 लाख कॉपीज है, 1 लाख बिल की कॉपीज है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो रैंडमली गिवन टाइम पीरियड में हम लोग 5,000 कॉपीज मान लो चेक कर लेते हैं, और उस बेसिस पर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये 1 लाख बिल का भी काम सही सही पक्का हुआ होगा। इसे भी तो सैंपलिंग ही कहते हैं दोस्तों। सर हमें बात समझ में आ गई, आपने बहुत बढ़िया बात समझाई, वेरी वेरी गुड सर, समझ आ गया। तो ये है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं ना हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप लोग को और बेटर दिखे। 1 मिनट देना मुझको। हाँ जी, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। देखो इधर पे, देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी वुड लाइक टू नो अबाउट अ वास्ट इनफाइनाइट यूनिवर्स, जैसे 1,000 स्टूडेंट्स, पर उतना हमारे पास शायद समय ना हो, उतना हम लोग खर्च ना कर पाए। इस वजह से हम लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं कर पाते। कंप्लीट एन्यूमरेशन का क्या मतलब होता है सर? अगर मैं हजारों स्टूडेंट्स के टेस्ट लेता, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो उसे हम लोग कहते कंप्लीट एन्यूमरेशन। अगर मैं हजारों स्टूडेंट्स के टेस्ट लेता तो उसे हम लोग कहते कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो हम लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन यहां कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। मतलब उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए उस पॉपुलेशन के कुछ अंशों को लेते हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर एक और बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे पा रहा हूं। आप लोग सोचो, आप लोग एक फ्रूट्स मार्केट गए, है ना, पेरेंट्स के साथ जाते ही होंगे, और आप लोगों को ग्रेप्स खरीदना है। आपको देखना है कि भाई वो जो सामने वाला आदमी है, वो जो ग्रेप्स सेलर है, उसके पास ग्रेप्स अच्छे है कि नहीं। तो आप शायद एक ग्रेप उठा के टेस्ट करो, सारे ग्रेप्स खा के थोड़ी ना बताओगे कि भैया खराब थे। एक ग्रेप उठाओगे, उस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे। यस, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सैंपलिंग। और ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उनको हम लोग बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं सर? सैंपल बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं सर? सैंपल बोलते हैं। सर हमें बात क्लियर है सर? सर हमें बात क्लियर है? अब हमें 3 तरीके के, अब यहां पर एक चीज समझना, सैंपल जब करते हैं ना तो बड़ी परेशानियां आती है। उन परेशानियों को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहली परेशानी जो है ना, सबसे पहला परेशानी जो है, वो आप समझो कि क्या पता मैंने जो वो 100 स्टूडेंट्स को चूज किया 1000 में, वो बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स रहे होंगे, और उनके रिजल्ट के बेसिस पर मैंने पूरे स्कूल को अच्छा बता दिया, जबकि शायद पूरे स्कूल में खराब पढ़ाई में स्टूडेंट्स भर्ती हैं, जो उतने बेहतर है भी नहीं। तो सबसे पहला चांसेस है गलत सैंपल को ले लेना। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप लोग, क्या पता जो एवरेज एस्टिमेट कर रहे हो, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हो सैंपल को सिलेक्ट करने का, वो सही ना हो। मान लो कि बायस था, कि मैंने ज्यादा लड़कों को ही सिलेक्ट किया या मैंने ज्यादा लड़कियों को ही सिलेक्ट किया, तो बायस हो सकता है। तो सैंपलिंग के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उनसे कैसे निपटते हैं वो बात की बात है, पर ये है सैंपलिंग। समझ में आया? जी सर, समझ में आता है हमें। नाउ नाउ अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग पे, या प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे पे, कि किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना पड़ता है। आइए एक एक करके मैं चारों प्रिंसिपल्स आपको बताता हूं। सिंपल में बताऊंगा और फिर रीडिंग कर लेंगे। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। सर ये सारे प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं सर? आओ एक एक करके समझाता हूं। इधर देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एक एक करके समझते चले, आप लोग ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोलता है कि जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करोगे ना पॉपुलेशन से, वो रैंडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैंडम।
रैंडम का मतलब है जब मैंने 1000 बच्चों में से 100 बच्चे चूज किए तो हर बच्चे का इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कुछ लड़कों का या कुछ लड़कियों का सिलेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू बाकी अदर। सबका इक्वल चांसेस होना चाहिए था। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम या प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग। कब? जब सारे पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं सबका इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल है। मतलब हर एक का इक्वल चांस था कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो जाए। सर समझ आ गया। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, समझिएगा। हम लोग रीड करेंगे पर पहले समझिए। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। देखो आप लोग सैंपल क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ ना बोलिएगा। जी सर बिल्कुल सही है, हम लोग अग्री करते हैं। तो बाबू बात ऐसा है कि आप क्या चाहोगे? आप ऐसा सैंपल को सिलेक्ट करो जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में सही बात बताए। आप ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में सही बात बताए। आप एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में सही बात बताए। आप एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में सही बात बताए। सर बात तो सही है, सर बात तो सही है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब अगर आप ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो जो आपको पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताए, तब ध्यान से सुनना आगे बात क्या होता है। सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा ज्यादा चांसेस होगा कि वो पॉपुलेशन के बारे में आपको सही डिटेल बताए। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने 1000 में से 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेकर हजारों के बारे में जजमेंट फॉर्म किया। सैंपलिंग में हम लोग करते क्या है, टेस्ट 100 का करते हैं, कुछ यूनिट्स का करते हैं, पर जजमेंट पूरे पॉपुलेशन के बारे में देते हैं। मान लो 1000 की जगह, मतलब 1000 में से 100 स्टूडेंट्स की जगह, व्हाट इफ मैं 1000 में से 200 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता, तब करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने का चांसेस ज्यादा होता कि कम होता? आप मुझे बताओ। जो मैं सोच रहा हूं उस पॉपुलेशन के बारे में, वो चांसेस बढ़ जाती कि घट जाती? आप मुझे ये बता दो। सर तब तो आप सही कह रहे हो, इस बात की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती। यस और नो? क्योंकि मैंने 200 को सिलेक्ट किया, क्या पता मैं अगर 500 को टेस्ट करूं 1000 में से, तो सर आप सही बोलोगे हजारों के बारे में, वो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, कि लार्जर द सैंपल बेटर द कंक्लूजन। जितना बड़ा सैंपल आप लोगे उतना सही कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे पॉपुलेशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये बात बहुत ही बेहतरीन है। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हमें, कि आपको हर एक स्टेप लेना चाहिए कि जब आप सैंपलिंग कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट और टाइम है वो मिनिमम लगे, और मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है वो हमें मिले। क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड खर्च तो कर नहीं सकते समय या पैसे का, तो जितना भी कर सकते हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हम लोगों को पाने का कोशिश करना चाहिए। और फाइनली आती है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी हमें क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी हमें क्या कहता है कि यहां पर समझिएगा बात को, कि कोई भी सैंपलिंग वैलिड तब है जब जब सुनते जाइएगा ये बात को, जब हम लोग एक वैलिड सैंपल डिजाइन लिए, वैलिड सैंपल डिजाइन लिए तभी वैलिड है। इसका मतलब हमें सर समझ नहीं आया। मान लीजिए मुझे एक एरिया में राइस की प्रोडक्टिविटी के बारे में पता करना है कि इस एरिया में राइस की प्रोडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, मुझे ये जजमेंट फॉर्म करना है। अब बाबू आप सोच के देखो, राइस की प्रोडक्टिविटी के लिए मैं राइस फील्ड्स को चेक करूंगा ना। क्या पता मैंने क्या किया हो, मैंने वीट, जिन जगहों पर वीट ग्रो करता है, मैंने राइस की प्रोडक्टिविटी में कुछ उन जगहों का यील्ड भी काउंट कर लिया हो, तब क्या मैं सही कंक्लूजन पे पहुंचूंगा? नहीं। तो जो सैंपल डिजाइन सिलेक्ट करें हम लोग वो वैलिड रहे। सर समझ में आ गया हमें, सर समझ में आ गया। अब आओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी किस पे फोकस करता है? कि जो सैंपल सिलेक्शन हो, एक सेकेंड ना, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी किस चीज पे बिलीव करता है? कि जो सैंपल सिलेक्शन हो वो क्या हो, वो रैंडम हो। जो सैंपल का सिलेक्शन हो वो क्या हो दोस्तों, वो रैंडम हो। दूसरी बात, रिजल्ट्स डिराइव्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स आर लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा बड़ा सैंपल होगा कंक्लूजन उतना सही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन किस बारे में फोकस करता है?
यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज आने का इन चारों प्रिंसिपल्स में से, कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जब हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं तो हमारा समय और कॉस्ट लग रहा है, तो कम समय या कम खर्चे में बेस्ट रिजल्ट आए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी कहता है कि सैंपलिंग डिजाइन इज वैलिड। कोई भी सैंपलिंग डिजाइन वैलिड तब होगा जब आप लोग वैलिड एस्टिमेट्स ऑब्टेन कर पाओ और वैलिड टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स कर पाओ। सर हमें समझ में आ गया, सर हमें समझ में आ गया। अब और याद रखिएगा, इस वैलिडिटी के लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बेस्ट है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़े थे, रैंडम सैंपलिंग। मतलब हर सैंपल का इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड हो। कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, पर चांसेस सबका इक्वल होना चाहिए ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कोई बायस नहीं होना चाहिए। सर हमें बात समझ में आता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे सैंपल सर्वे और कंप्लीट एन्यूमरेशन। सिंपल में अगर बात खत्म करूं तो ज्यादा रिलायबल रिजल्ट कौन देगा? कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब है आप तकदीर के भरोसे कुछ छोड़े ही नहीं। आप हजार के हजार स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट किए, या जब हम लोग ऑडिट करने गए थे तो जितने 1 लाख बिल्स थे हमने सबका टेस्ट किया, उसे कहते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो सही रिजल्ट तो कंप्लीट एन्यूमरेशन में आता है। सैंपल सर्वे में मिस्टेक होने का चांसेस है, गलत रिजल्ट पे आप पहुंच जाओ। आप पॉपुलेशन के बारे में मान लो मैंने 100 स्टूडेंट्स के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर ये कंक्लूड कर दिया कि पूरा स्कूल पढ़ाई में अच्छा है, पर क्या पता वो पूरा स्कूल अच्छा नहीं हो, वो 100 स्टूडेंट्स ही बाई चांस मैंने अच्छे सिलेक्ट कर लिए हो रैंडमली। सर ये बात तो आप ठीक कहते हो, सर ये बात तो आप ठीक कहते हो। दूसरी बात, तो पहला पॉइंट हो गया कि रिलायबल ज्यादा कौन है? कंप्लीट एन्यूमरेशन। पर ज्यादा फास्ट कौन है? सैंपलिंग। खर्चा ज्यादा किस में लगता है? कंप्लीट एन्यूमरेशन में। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? कंप्लीट एन्यूमरेशन। पर कुछ ऐसे समय आते हैं जब सैंपलिंग हमारी जरूरत बन जाता है, कुछ ऐसे समय जब एन्यूमरेशन हमारी जरूरत बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको पॉपुलेशन काउंट करना है तो बाबू अब आप एक बात बताओ, जब आपको पॉपुलेशन काउंट करना है तब आप सैंपल पे करोगे क्या? कि इस बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, तो इस बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, तो एरिया में 100 बिल्डिंग है तो 1000 लोग रहते हैं इस एरिया में। क्या ये सही तरीका हुआ? नहीं। तब आपको कंप्लीट एन्यूमरेशन ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको सेंसस बोलते हैं। पॉपुलेशन का काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस। इसमें हर एक यूनिट को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, ना कि कुछ लक के भरोसे छोड़ते हैं। और बाबू सैंपल सर्वे के अंदर क्या होता है? सैंपल सर्वे के अंदर क्या होता है, आप पूरे कंप्लीट डेटा पे ट्रस्ट नहीं करते, आप कुछ को सिलेक्ट करते हो। जैसे ये तब होता है जब हमारे पास टाइम कम हो या कॉस्ट कम लगाना हो, इसीलिए मेजॉरिटी जगहों पर सैंपलिंग ही देखा जाता है। आओ एक बार देख लो स्पीड। ज्यादा फास्ट कौन? मैंने आपको क्या बताया? ज्यादा फास्ट मैंने आपको बताया सैंपल सर्वे होता है। कॉस्ट, ज्यादा कॉस्टली कौन सा होता है? एन्यूमरेशन मेथड। कम कॉस्ट किस में लगता है? सैंपल सर्वे में। रिलायबल ज्यादा कौन है? एन्यूमरेशन ज्यादा रिलायबल है। एक्यूरेट ज्यादा कौन है? एन्यूमरेशन ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो पूरी डेटा को चेक करता है। और नेसेसिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम सैंपलिंग एक जरूरत बन जाता है। खैर, अब हम लोग आते हैं दोस्तों एरर्स इन सैंपल सर्वे। सर एरर्स इन सैंपल सर्वे का क्या मतलब होता है? जब हम लोग सैंपलिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स काफी बार एरर्स हो जाते हैं। कुछ एरर्स होते हैं जो सैंपलिंग रिलेटेड एरर होते हैं, कुछ होते हैं नॉन सैंपलिंग रिलेटेड एरर्स। आओ हम लोग कुछ एरर्स को पढ़ते हैं, है ना। सैंपलिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो सैंपलिंग की वजह से होता है। आओ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना। हाँ सर, डिफॉल्ट डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी में क्या पढ़े थे? कि सही सैंपलिंग डिजाइन होना चाहिए। पर डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन का मतलब होता है जब कोई बायस हो। उदाहरण के तौर पर, मैं जब स्कूल गया हजारों में से 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट करने को, तो मैंने क्या किया, जानबूझकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मान लो मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स ज्यादा पढ़ाई करती हैं बॉयज से, तो मैंने क्या बदमाशी की, मुझे कहा गया था अच्छा रिजल्ट निकालने को, तो मैंने जानबूझ के गर्ल्स का ज्यादा टेस्टिंग किया, बॉयज का कम, जिससे मैं 100 स्टूडेंट्स के बेसिस पर अच्छा रिजल्ट दे पाऊं। पर यहां पर तो देखो बायस था, तो मैं पूरे 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर जो कंक्लूजन फॉर्म कर रहा हूं शायद वो गलत होगा, क्योंकि उसमें मैंने बायस रखा। बायस का मतलब है जब कुछ चीजों का या कुछ यूनिट्स का सिलेक्शन चांसेस ज्यादा था, जैसे यहां गर्ल्स का सिलेक्शन चांसेस ज्यादा था,
तो ये डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन हो गई। एरर्स अराइजिंग ड्यू टू सब्सटीट्यूशन, ये बहुत ही कॉमन एरर है। मान लो मान लो मान लो मुझे ना ऐसा करना था कि मुझे 10 यूनिट्स का इंटरव्यू लेना था। मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है जहां पर मुझे 10 लोगों का इंटरव्यू लेना था। अच्छा, जिन लोगों का, और जो लोग वहां थे, जो लोग वहां थे जो लोग वहां थे मान लो मुझे उनका इंटरव्यू लेना था, जो वहां पर थे, एक्सीडेंट देखे थे। पर हुआ क्या, मैं एज एन एन्यूमरेटर पहुंचा और मुझे रिपोर्ट बनाना था, तो मैंने देखा वो लोग तो चले गए, तो मैंने रैंडमली किसी 2 लोगों को पकड़ के पूछा कि भाई तुमने क्या सुना, यहां क्या हुआ था। तो अब देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। जिनसे लेना चाहिए था इंटरव्यू, उनकी जगह मैं किसी और से इंटरव्यू लेने लग रहा हूं। तो यहां पर जो है एरर है, ये क्लियर कट एरर का केस है। सर हमें बात समझ में आता है। तीसरी बात है एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स। एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स, ये भी एक बड़ा एरर है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स का मतलब है, जैसे एग्रीकल्चरल सर्वे का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, या एग्रीकल्चरल सर्वे का नहीं, मान लो मैं आपको पॉपुलेशन काउंट का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मान लो मैं पता कर रहा हूं कि एक एरिया में कितने इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। अब ना हम लोग पता करने लगे हैं ऐसा। अब 2 एरियाज है, प्लेस ए और प्लेस बी। कुछ लोग ना इन दोनों जगहों की बाउंड्री पे रहते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स, कि क्योंकि दोनों एरियाज के बीच में ठीक से डिमार्केशन नहीं है, तो हम लोग कुछ लोगों को डबल काउंट कर ले, जो एरिया ए में भी काउंट हो जाए वो बी में भी काउंट हो जाए। इसको बोलते हैं फॉल्टी डिमार्केशन। तीसरी बात, एरर ड्यू टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। इसके लिए मुझे आपको 2 टर्म्स समझाना पड़ेगा। पहले वो 2 टर्म्स को समझिए, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, मान लो कि 1000 स्टूडेंट्स है ना, जैसा मैंने एग्जांपल में लिया था, 1000 स्टूडेंट्स है। मुझे कहा गया कि आप सैंपल सिलेक्ट कर लो, तो मैंने 100 स्टूडेंट सिलेक्ट किया, 100 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किया। और मान लो इन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, उनके मार्क्स का मैंने एवरेज निकाला, और मान लीजिए एवरेज आया, मीन, एवरेज का मतलब होता है मीन मैंने निकाला। तो जब मैं सैंपल का कोई कैलकुलेशन किया, मैंने ये जो मीन निकाला, मैंने ये सैंपल का निकाला कि पॉपुलेशन का? सैंपल का सर। तब हम लोग इसे स्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर सैंपल। पर मान लो मैंने अगर 1000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया होता और हजारों स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकाला होता, तब हम लोग इसी मीन को, इसी एवरेज को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। तो अगर आप लोग पूरे पॉपुलेशन के लिए कोई रिजल्ट निकालो, तो उसे आप पैरामीटर कहते हो। चाहे वो मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, कुछ भी निकालो आप। अगर मीन मीडियन मोड क्या होता नहीं पता तो कोई बात नहीं, चैप्टर 14 में आगे पता लगेगा। अभी बात समझना, इसीलिए मैंने सिंपल में एवरेज वर्ड यूज किया। ऐसा कोई भी कैलकुलेशन, सिर्फ एवरेज निकालना नहीं, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना, जब आप सैंपल के लिए निकालते हो बाबू, तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक कहते हैं। पर अगर आप पूरे पॉपुलेशन के लिए निकालते हो, तो आप उसे पैरामीटर कहते हैं। हम लोग उसे पैरामीटर कहते हैं। सर हमें बात समझ में आता है आपका, वेरी वेरी गुड। और नॉन सैंपलिंग एरर्स भी होते हैं। अच्छा, बाय द वे, एक और पॉइंट था सैंपलिंग एरर में, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन का मतलब है, देखो इधर पे, मान लो आपको जज करना है एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया का, यू नो, मान लो एक पर्टिकुलर सिटी में एडुकेशन कैसा है। अब उस सिटी के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होते हैं। आप क्या किए, आप जो है क्या किए कि सोचे कि सब जगह जाके क्या फायदा, सिर्फ साउथ में जाके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ईस्ट के लोग अलग हो सकते हैं, क्या सेम सिटी के अंदर नॉर्थ के अलग हो सकते हैं, वेस्ट के अलग हो सकते हैं। पॉपुलेशन में वैरायटी है, पर आपने वो कंसिडर ही नहीं किया। इसको कम, इस एरर को कम करने के लिए आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग जैसे तरीकों को यूज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, उस पर हम लोग आएंगे इसी चैप्टर के अंदर आज ही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स के बारे में। किसके बारे में जी? नॉन सैंपलिंग एरर्स के बारे में। सर नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या होता है? वो एरर्स जो आप करते हो जहां पर आप सैंपल को कंसिडर नहीं कर रहे होते हो, जहां पर आप सैंपल के बेसिस पर नहीं कर रहे होते हो। मतलब मान लो कि एरर सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है। मान लो जो इंटरव्यूअर है वो भूल ही गया कि लोगों ने क्या जजमेंट दिया था, लोगों ने इंटरव्यू में क्या कहा था, तो मेमोरी की वजह से उसका कोई प्रेफरेंस है, उस दिन वो बहुत गुस्से में था, तो ये सब तो सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये सब तो अलग अलग फैक्टर से रिलेटेड है। जब वो टेस्ट ले रहा था उस समय बहुत गर्मी थी, तो वो बहुत लोगों का पेपर ही ठीक से चेक नहीं किया। नॉन सैंपलिंग एरर। सर हमें बात समझ में आता है। सैंपलिंग में यूज होने वाले कुछ टर्म्स पे आइए हम लोग गौर फरमाते हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स, दैट्स इट। पॉपुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब है सरल भाषा में, जो मैंने कहा था आपको, हजारों स्टूडेंट्स का हमने अगर टेस्ट लिया होता, स्कूल में 1000 जन थे कॉमर्स के, इसे कहते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। सर समझ में आ गया। अब पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है, जैसे मेरे केस में 1000 स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट भी हो सकता है, अगर मैं काउंट करूं कितने बैक्टीरियाज है प्लेनेट पर, तो वो चीज है। पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज इन कोलकाता इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। सर समझ में आ गया। सैंपल क्या होता है दोस्तों? सैंपल पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है, जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर हम लोग पूरे पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट फॉर्म करते हैं, जिसको मैंने आज क्लास के शुरुआत में ही बताया था। अ सैंपल में बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विथ अ व्यू टू रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट फॉर्म करने के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो है यहां पर सर। द यूनिट्स फॉर्मिंग द सैंपल आर नोन एज सैंपलिंग यूनिट्स। जिन यूनिट्स की वजह से सैंपल बनता है उनको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग यूनिट्स। एक और बात याद रखिएगा, हर सैंपलिंग यूनिट का जो लिस्ट आप बना के रखते हो ना, डिटेल्ड लिस्ट, उसे हम लोग सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया अ डिटेल्ड एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैंपलिंग यूनिट्स, तो याद रखिएगा उसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। अ डिटेल ऑफ ऑल सैंपलिंग यूनिट्स मतलब जो भी आपने सैंपल ड्रॉ किया उनका एक डिटेल्स, उन स्टूडेंट्स का एक डिटेल निकाले, उस डिटेल्स को सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है। सर हमें बात समझ में आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हो गया दोस्तों पैरामीटर। सर पैरामीटर क्या होता है सर? सिंपल भाषा में बताऊं क्या? अगर सिंपल भाषा में पूछोगे तो पैरामीटर का अर्थ होता है दोस्तों, पैरामीटर का अर्थ होता है दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। पैरामीटर का सिंपल भाषा में मतलब होता है पॉपुलेशन के ऊपर जो आपने कैलकुलेशन किया उसे पैरामीटर कहते हैं। जैसे मैंने पूरे पॉपुलेशन का एवरेज निकाला तो वो एक पैरामीटर है। तो पैरामीटर में भी डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मीन, मीडियन, मोड। सर समझ में आ गया। अब ये कैसे दिखाया जाता है? देखो, अगर आपको कभी भी मीन दिखाना है तो पॉपुलेशन का मीन यानी कि पॉपुलेशन के एवरेज को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं म्यू, ये साइन। ये एक बेसिकली आपका पैरामीटर हुआ। स्टैंडर्ड डिविएशन को दिखाने के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। हालांकि आप लोग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखोगे आगे के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स में, पर ये देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। सर हमें बात समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने आपको पैरामीटर बताया वैसे ही अब होता है स्टैटिस्टिक। जब आप लोगों ने कोई मेजरमेंट सैंपल के बेसिस पर किया, पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं, तब आप उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब याद है आप लोगों को, आपने मीन उस समय म्यू को कहा था, यहां पर भी मीन निकलता है सैंपल का, पर उसे हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में याद रखिएगा। सर समझ में आता है हमें। और वैसे ही यहां पर जब आप लोग बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो मोर ऑफन आप लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, न कि सिग्मा। इस साइन को सिग्मा बोलते हैं। आप लोग सिग्मा को स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं पॉपुलेशन के लिए, सैंपल के लिए नहीं। सर अब हमें बात समझ में आ गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में चलते हैं, क्योंकि यहां पे फॉर्मूलाज काफी हैं तो आपको समझना पड़ेगा, वरना फंसोगे दोस्तों, वरना फंस जाइएगा। तो इस बात को जो है ना अब गौर फरमाइए, और इस बात को जो है वो अब आप लोग कायदे से सुनिएगा, है ना। अब जो मैं कहने लग रहा हूं, जो मैं बोलने लग रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताइए सर, हम लोग सुन रहे हैं, इधर पे ध्यान से सुनना आप लोग बात को, ठीक है। देखो अभी एवरीवन ध्यान से सुनना।
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। ये क्या है स्टैंडर्ड एरर, ये क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं यहां पर, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन सर ये शब्दों का मतलब हमें नहीं समझ में आता, आओ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो आओ इधर देखो। अब आप लोग समझ लो, मैं उसी एग्जाम्पल को पकड़ लिया, 1000 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल को। हम लोग स्कूल गए थे, याद है ना? उसी एग्जाम्पल को सॉल्व पकड़ के हम लोग पूरा सम डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो दोस्तों, हजारों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पकड़ रखा था। इन 1000 स्टूडेंट्स के अंदर आप लोग समझो, मैंने रैंडमली 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। कितने को सिलेक्ट किया बताइए? 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। कितने को सिलेक्ट किया? 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। पर आप ये नहीं सोच रहे हो, अगर हर बार 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करे तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। क्योंकि जरूरी थोड़ी हम लोग सेम 100 को हर बार सिलेक्ट करें। हम लोग कोई भी 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हो सकते हैं कि कुछ लोग रिपीट हो जाएं जो प्रीवियस सैंपल में भी थे, कुछ लोग शायद रिपीट ना हो। अब बाबू यहां पर जो है ना, दो बातें आ जाती हैं। एक होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब तो आप समझते ही हो, जहां हर यूनिट का इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो। एक होता है बाबू सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और एक होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। सर फर्क क्या, ये बताइएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सर क्या मतलब होता है, थोड़ा समझाइए ना हमें। ओके सर, देखो बाबू, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने ना 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया और मैंने उनको वापस भेज दिया पॉपुलेशन के अंदर। अब मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं और कोई 100 स्टूडेंट्स का लूंगा, और उन 100 स्टूडेंट्स में, अब क्योंकि हजारों में वो पुराने 100 स्टूडेंट्स में मिक्स हो गए हैं, तो वापस से वो लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग या शायद सारे वापस सिलेक्ट हो जाएं। अगर ऐसा बात है, इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और एग्जांपल लेना चाहते हो तो और एक एग्जांपल देता हूं, है ना। मान लीजिए दोस्तों कि मैंने ना एक जार के अंदर 5 बॉल्स डाला, अलग अलग कलर्स का 5 बॉल डाला, बराबर है क्या? अब मैंने उस 5 बॉल्स में से किन्हीं 2 बॉल्स को पिक किया। मैंने बॉल का कलर चेक किया और पांचों बॉल अलग कलर के थे, और वापस मैंने बॉक्स में डाल दिया या जार में डाल दिया। अब अगर मैं दोबारा निकालूंगा तो वापस जो पहले 2 थे वो भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकते हैं। इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब सैंपल को आपने वापस पॉपुलेशन में लौटा दिया, तो अब अगर आप दोबारा सैंपल सिलेक्ट करते हो तो वो लोग वापस सिलेक्ट होने के पूरी चांसेस हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अब मैंने इन 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट ले लिया, मैंने इनको ऑडिटोरियम के बाहर भेज दिया। अब अगर मैं दोबारा 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा तो इनको तो मैं बाद रख दिया, इनको तो दोबारा सिलेक्ट अपने नहीं करने वाले। अच्छा सर, हमें समझ में आ गया है आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट कि जब आप सैंपल सिलेक्ट करते हो, बार बार सिलेक्ट करते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है। मान लो मैं बार बार टेस्ट ले रहा हूं, तो वो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि वापस से जो पहले सैंपल सिलेक्ट हुए थे यानी 100 स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ वापस सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो लोग वापस पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है उन्हें साइड कर दिया गया। जैसे मान लो मैंने 2 बॉल सिलेक्ट किया, अब उन 2 बॉल्स को मैंने वापस लौटाया ही नहीं, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है, अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं तो पक्का ये क्वेश्चन देता कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स निकालना बताइए, कैसे निकालेंगे। तो बाबू इसके लिए मैं ना आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला देना चाह रहा हूं। क्या आप लोग सुनेंगे? जी सर सुनेंगे ना, आप बोलिए। देखिए फॉर्मूला किसका दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स का, कि कितना सैंपल्स पॉसिबल है। चिंता ना करो, एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला लिख तो लो, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अब बाबू इसमें दो बातें हैं, विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर दोस्तों विथ रिप्लेसमेंट है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n टू द पावर n। दोनों का मतलब बताऊंगा, चिल करो, एकदम रिलैक्स करो आप लोग। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो हो जाएगा n कॉम्बिनेशन n। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूं इसके ऊपर, इसको इलेबोरेट वे में फिर बताऊंगा। पहले आप लोग ये नोट कर लो,
पहले आप लोग ये नोट कर लो, फिर इसके बारे में मैं बात करता हूं ना। सर हमें बात समझ में आ गया है। हमने सर इतनी बातों को नोट कर लिया है। सर हमने इतनी बातों को नोट कर लिया है। वेरी वेरी गुड। अब आप लोग सबको ही सुनते चलिए। अब आप लोग सबको जो है ना मेरी बात को सुनते चले। देखें आप लोग, देखें आप लोग, अब सुनिए। पहले मैं आपको समझाता हूं कौन सा केस, विथ रिप्लेसमेंट का केस। जब आपने सैंपल को वापस अपने पॉपुलेशन में लौटा दिया है तो वो लोग वापस सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को मैं समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों, कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या था वो भी आपको पता लगेगा। मान लीजिए दोस्तों, पॉपुलेशन में 3 जन थे, ठीक है, ए बी और सी। अब हम लोग सैंपल ड्रॉ करना शुरू किए, ठीक है। अच्छा, मान लो हमें डिसाइड किया कि हम लोग, अच्छा एन कितना हो गया, 3 हो गया क्योंकि ए बी और सी है। और मान लो हमें एट एनी टाइम 2 जन को ही सिलेक्ट करना है। तो अब बात समझो बाबू आप। आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स अगर आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स अगर आपको निकालना है तो आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से। सर आंसर होगा n टू द पावर n, यानी 3 टू द पावर 2, यानी कि 9। पर अब मुझे पता है आप लोग ये सोचोगे कि इसका 9 का मतलब क्या हुआ। सर हमें कुछ समझ नहीं आया सच बताएं तो। चलो आओ, अब ये मैं 9 केसेस आपको दिखाऊंगा और आपके लिए ये पूरा टॉपिक मजाक बन चुका होगा। आइए देखिए आप लोग, मैं आपको ये 9 के 9 केसेस पूरा खोल के उधेड़ के दिखाऊंगा। आओ इधर देखो आप लोग, देखो आप लोग। अगर 9 केसेस है ना, ए बी और सी 3 जने हैं। पहला केस हो सकता है मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया हो। अब ये पहला सैंपल सिलेक्शन था, पर अब वापस से ए और बी सिलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैंने वापस अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दिया या अपने जगह पर वापस पहुंचा दिया। तो जैसे ए बी सिलेक्ट हो सकता है, वैसे अब हो सकता है कि पहले बी सिलेक्ट हो फिर ए हो। वापस से मैंने उन्हें डाल दिया, अब क्या पता ए सिलेक्ट हो फिर सी हो, या क्या पता सी सिलेक्ट हो फिर ए हो। आप लोग बात को समझते चलो। देखो सर सही बात है, फिर क्या पता बी सिलेक्ट हो फिर सी हो, या क्या पता सी सिलेक्ट हो और फिर बी हो। क्या आप लोग बात समझ रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, या फिर क्या पता ए ही सिलेक्ट हो जाए, पहले सैंपल में भी ए, फिर आपने ए को वापस रख दिया, फिर निकाला तो फिर ए ही पाया, तो ए भी सिलेक्ट हो सकता है क्योंकि आप एक एक करके निकाल रहे हो। सर सही बात है। या क्या पता बी भी सिलेक्ट हो जाए, या क्या पता सी सिलेक्ट हो जाए। तो अगर आप लोग गिनोगे 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 केसेस है। टोटल कितने केसेस हैं? 9 केसेस है। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए? 9। ये मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा था। मैं आपको एग्जैक्टली ये समझाने की चेष्टा कर रहा था, ये बताना चाह रहा था आपको। सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है, पूरा का पूरा बात समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको हटाते हैं, है ना। इसको मैं हटाता हूं एक बार। इधर पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए यहां पर ये हुआ विथ रिप्लेसमेंट, आया समझ? जी सर। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स का फॉर्मूला आप लोगों को n टू द पावर n समझ आ गया। पर मान लीजिए अब हम लोग बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का। सर अब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या चक्कर है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 3 ही जने हैं, हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस अब आपको समझाता हूं। इधर पे ध्यान से सुनना, देखो इधर पे विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखो अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने निकाला पर वापस नहीं डाला। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने निकाला फिर मैंने वापस नहीं डाला। अब आप लोग को अभी समझ आ जाएगा पहला सैंपल क्या सिलेक्ट हो सकता है। हर एक केस को देखना। पहले आंसर कैसे निकलता है इसका, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है क्योंकि पॉपुलेशन साइज 3 और सैंपल 2। अब 3C2 बाबू कैसे निकलता है? अगर आप लोगों ने अभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है तो आपको उसमें पता लगेगा। 3C2 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2, मतलब निकालने का तरीका होता है 3 इंटू 2, मतलब 3 से 2 बार गिरो यानी 3 इंटू 2, और 1 से 2 बार चढ़ो तो आंसर आएगा 3। तो 3 ही केसेस हो सकता है, 3 ही तरीके के सैंपल सिलेक्ट हो सकते हैं। अब आओ मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स दिखाता हूं। 3 कैसे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 3 आया, पर वो कैसे आया 3? देखो
मान लो आपने ए को निकाला, ए को चूज किया, तो अब ए को वापस तो रखा नहीं, तो वापस ए तो आ नहीं सकता, क्या पता बी और सी में से कोई आए, मान लो बी आया। हाँ, या फिर ये हो गया केस वन। केस टू, आपने वापस से निकाला, क्या पता आपने जब निकाला, आपने जब चूज किया इस बार, तो आपने ए को चूज किया, अब तो वापस रख दिए, अब ए को चूज किया, और क्या पता अब जो है आपके पास सी आया हो। या फिर आपने बी सिलेक्ट किया हो पहला में, और फिर आपके पास सी आया हो। अब देखो, क्योंकि बीसी है तो सीबी वाला केस हम लोग कंसिडर इसमें नहीं करते। सर समझ में आ गया है, क्योंकि यहां रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो तीन ही केस हुआ ना, यहाँ ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए एक बार सिलेक्ट कर लिए तो निकाल दे रहे हैं, तो दोबारा ए कैसे आ सकता है। हाँ सर, समझ में आ गया हमें, तो समझ में आया, तो ये थ्री केसेस है। तो ये जो मेरा बादाम का डब्बा है, आप लोग देखो, मान लो इसके अंदर बादाम नहीं है, डाइज है, तो अगर अगर मैंने ये बादाम को निकाला, देखो देखो इधर देखो, मैंने ये बादाम को निकाला, और मैंने बादाम को निकाला, नोट किया कि अच्छा ये ऐसा बादाम है, और मैंने वापस इसी में डाल दिया, तो ये बादाम फिर से सिलेक्ट हो सकता है, जो पहले सिलेक्ट किया था, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। पर मान लो मैंने एक बादाम निकाला, ये देखो मैंने एक बादाम निकाला, यहां से सैंपल सिलेक्ट किया, ये पॉपुलेशन है, और मैंने इसको खा लिया। अब आप लोग देखो, क्या ये सिलेक्ट हो सकता है बादाम? नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने साइड में रख लिया, ये तो गया मेरे लीवर में, हाँ या ना? सर बात समझ में आता है, बताइए, क्लास के बीच में खाना पड़ता है आपको टॉपिक समझाने के लिए, खैर कोई बात नहीं है, आपके लिए ये भी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट समझ आ गया? यस सर, विदाउट रिप्लेसमेंट समझ आ गया। तो बाबू आप लोगों ने दो फॉर्मूला सीखा है, एक बार फिर बता देता हूं आपको, क्या दो फॉर्मूलाज है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बोला जाए, तो देखिए विथ रिप्लेसमेंट बोला है या विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। अगर विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो फॉर्मूला आपके पास है n टू द पावर n, n नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, और स्मॉल n है सैंपल साइज। पर अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो होता है NCN, मतलब पॉपुलेशन साइज है n, उसमें से सिलेक्ट आपने करना है सैंपल n का इसका। सर हमें समझ में आता है। अगर ये समझ आ गया, अब हम आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझाएंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन है ना, दोनों समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस शब्द का क्या मतलब है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखो दोस्तों, वापस से उसी एग्जांपल को चलो, 1000 स्टूडेंट्स थे। अब बाबू 1000 स्टूडेंट्स में मैं अगर 100 स्टूडेंट्स को पिक करूं, तो हर बार अलग सैंपल सिलेक्ट हो सकता है। हाँ सर, मान लो 100 स्टूडेंट्स मैंने कभी ग्रुप ए, इसको ग्रुप ए मानते हैं, अगली बार मैंने ग्रुप बी किया और 100 स्टूडेंट्स और लाए, अगली बार ग्रुप सी किया और 100 स्टूडेंट्स लाए, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, वो चलेगा। अच्छा, अब ऐसे करके मल्टीपल केसेस पॉसिबल है? हाँ जी सर, पॉसिबल तो है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब मैं इनका प्रोबेबिलिटीज लिखता हूं, है ना, क्या पता यही सेम 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी मान लो 2/10 है, ये 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी मान लो 5/10 है, और ये 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो, इनका प्रोबेबिलिटी मान लो 5/10 3/10 है। हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ ऑकरेंस, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम लोग हर सैंपल साइज के बगल में उसकी प्रोबेबिलिटी लिखे, और हर सैंपल साइज अलग है दूसरे से, मतलब सैंपल साइज सेम है पर सैंपल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अलग है, हर बार सेम स्टूडेंट्स हो एग्जैक्टली वो जरूरी नहीं है। तो अब मैं जब उनको बगल में उनकी प्रोबेबिलिटीज के बगल में लिखा, जब मैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज के बगल में लिखा, जब मैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज के बगल में लिखा, ध्यान तो सुनिएगा, जब मैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज के बगल में लिखा, उसे ही हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या क्लियर है हमें? जी सर, हमें बातचीत क्लियर है सर, सर हमें बात समझ में आ रहा है।
सर हमें बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड यार। अब मैं बोल रहा हूं, मान लो इनका जो हमने मीन लिया था, ग्रुप ए का जो मीन मार्क्स लिया था, ग्रुप बी का जो मैं मीन लिया था, या ग्रुप सी का जो मैं मीन मार्क्स लिया था, एवरेज मार्क्स है ना, मीन मार्क्स का मतलब होता है एवरेज मार्क्स, राइट। जो मैंने एवरेज मार्क्स लिया होगा, आप लोग समझिएगा, जो मैंने तीनों केसेस में मीन मार्क्स लिया होगा, अब अगर हम लोग जो है उसे प्रेजेंट करें, वो जो मीन मार्क्स मैंने लिया होगा, अगर हम लोग अब उसे प्रेजेंट करें, है ना, सब बगल में प्रेजेंट करें, और उन मीन्स का भी हम लोग मीन ले, मतलब इन एवरेजेस का भी हम लोग एवरेज लें, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। सर समझ में आता है सर? सर हमें समझ में आता है, मतलब सैंपल मीन का मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। सैंपल से आए हुए मीनों का मीन अगर आप लोगे तो उसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है सर। और इनफैक्ट यहां पर अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं भी लिखो, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी हटा ही देता हूं ना, क्योंकि आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं हर सैंपल के बगल में, जब मैंने इन 100 स्टूडेंट्स को चूज किया, तो मान लो कि जब मैंने इन 100 स्टूडेंट्स को चूज किया तब एवरेज मार्क्स 80 आया था। जब मैंने ग्रुप बी के 100 स्टूडेंट्स को चूज किया, हर बार मैं सैंपल चेंज कर रहा हूं, तो शायद 100 में से 70 एवरेज आया। और जब मैंने ग्रुप सी को सिलेक्ट किया, तब एवरेज आया 90। यस और नो? इसे हम लोग कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हर सैंपल साइज के बगल में उसका स्टैटिस्टिक्स का मतलब उसका कैलकुलेशन। और जब इन तीनों का एवरेज लिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? एक्सपेक्टेशन। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। और इन्हीं एवरेजेस के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाए, उसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है वो आप लोग सीख जाओगे डिस्पर्शन नाम के चैप्टर में। पर इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाए, जो अलग अलग सैंपल साइजेस निकाले आपने, उन सैंपल साइजेस का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड एरर मिलता है। सर हमें बात समझ में आ गया है? सर हमें बात समझ में आ गया है। और ये सैंपलिंग फ्लक्चुएशन मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो, जब ग्रुप ए के सैंपल को सिलेक्ट किया तब एवरेज 80 आया, वहीं पर जब मैंने सैंपल चेंज किया तो 70 आया। इन्हें हम लोग कहते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, कि हर बार जब आप नया सैंपल साइज लोगे, तो हर बार जो एवरेज आएगा वो पहले से अलग होगा। उन्हीं का मीन को, उन्हीं सैंपल्स का मीन को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, ये देखो यहां लिखा हुआ है। और उन्हीं के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक को हम लोग स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। क्या बात समझ में आया क्या? जी सर समझ में आया। अब कुछ फॉर्मूलाज है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर बाबू स्टैंडर्ड एरर आपको मीन का निकालना है, एक्स बार क्यों लिखा है? क्योंकि हमेशा सैंपल के लिए होता है, तो आप लोग स्टैटिस्टिक के लिए निकाल रहे हो। तो अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। एन है सैंपल साइज, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली। पर अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बाबू स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला है रूट ओवर कैपिटल एन, मतलब सैंपल साइज माइनस, सॉरी, पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज बाय पॉपुलेशन साइज -1। इन फॉर्मूलाज को सर आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। दोनों स्टैंडर्ड एरर्स की फॉर्मूला है, एक में विथ रिप्लेसमेंट है और एक में विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये है मीन के लिए, ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। पर वहीं पर अगर आप प्रपोर्शन के लिए देखो, तो प्रपोर्शन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रपोर्शन का है रूट ओवर पी क्यू बाई एन अगर विथ रिप्लेसमेंट है, और रूट ओवर पी क्यू बाई एन विदाउट रिप्लेसमेंट का। सर प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? मान लो हम लोग ये नहीं चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आया, मान लो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि 100 में से कितने स्टूडेंट जो है कॉफी पीते हैं। तो एक सैंपल साइज में 80 में 100 आया, एक सैंपल साइज में 70 आया 100 में से, 80 में 100 नहीं, 100 में 80 आया, 100 में से 80 आया, एक में 100 में 70 आया, एक में 100 में 50 आया। तो ये एक प्रोपोर्शन हो गया ना। तो जब ऐसा कुछ करते हैं, मीन नहीं निकाल रहे होते, तब ये होता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। ये हमें पता होना चाहिए। इस पे बड़े क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं हमारे सिलेबस में, तो नेचुरली बड़े क्वेश्चंस यहां से बनेंगे नहीं। रिलैक्स करो, फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा अपने को, राइट? फॉर्मूलाज बस अपने को याद रखना पड़ेगा, है ना। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे सॉल्व, है ना, जो छोटे क्वेश्चंस है। अब पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ ए बी सी डी ई, देखो कितने सैंपल्स पॉसिबल है ऑफ साइज 3, मतलब स्मॉल एन 3 है, कैपिटल एन 5 है,
विदाउट रिप्लेसमेंट है बाबू, विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब वापस नहीं रख रहे, तो ट्रिक क्या है 5C3, यस और नो। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, 5 से 3 बार गिरो, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 से 3 बार चढ़ो, 1 इंटू 2 इंटू 3, काटाकुटी कर लो। लेकिन बाबू अगर आपको एग्जैक्टली समझना है कि कॉम्बिनेशन क्या है, उसके लिए हमारे पास एक अलग क्लास है, आपको उस क्लास को जाकर देखना पड़ेगा। समझ आया सर? a population consists of 3 members, draw all possible sample of size 2 with replacement का मतलब है 3 to the power 2 9, और विदाउट रिप्लेसमेंट है 3C2 यानी कि 3, अभी किए थे ऊपर में। क्या बात है सर, ये सब 1 मार्कर एमसीक्यूज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वेरी वेरी गुड। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट्स आप लोग स्किप करके भी चलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम हियर, ठीक है ना, तो उतना चलता है, कोई रिस्क नहीं है, आराम से छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाबू हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला जाए कि स्टैंडर्ड एरर निकालो मीन का विदाउट रिप्लेसमेंट, और उन लोग आपको सारा वैल्यूज बता दे, कैपिटल एन, स्मॉल एन, स्टैंडर्ड डिविएशन, तब बाबू आपको ये फॉर्मूला में वैल्यूज बस प्लेस कर देना है। आप लोग कम ऑन फाउंडेशन के बच्चे हो, आप लोग को ये क्या मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको बड़ा टेबल बना के जद्दोजहद मेहनत नहीं करना होगा, वो रिलैक्स कर जाओ, तो एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ओके सर, सर आपने कहा मतलब हम लोग रिलैक्स्ड, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पे। बाबू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में हमारे सिलेबस में जो मेन है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बाकी सब बस नाम के हैं, नाम पढ़ भी देता हूं पर काम उतना कुछ नहीं है, है ना। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी, और एक है मिक्स्ड सैंपलिंग, है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को बाबू हम लोग प्यार से ना ध्यान से सुनना, यहां पर सुनना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को बस याद रखना पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं, पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं, बस ये नाम याद रख लेना ना। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय या मेहनत करने की जरूरत है, सर नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, चलते हैं आगे। देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक्चुअली में रैंडम सैंपलिंग है। इसमें क्या होता है, हर यूनिट जो आप सिलेक्ट करते हो ना, मैं एग्जांपल देते चलूंगा, चिंता मत करना, वही हमारा स्ट्रेंथ है क्लास में, एग्जांपल्स बेहद अच्छे से लेंगे। तो जो भी है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है बाबू रैंडम सैंपलिंग। इसमें पॉपुलेशन के अंदर हर यूनिट जो सिलेक्ट होती है उसका इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये बेसिकली जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है या सैंपल कंडक्ट कर रहा है उसके जजमेंट के बेसिस पर है, तो ये थोड़ा बायस्ड होता है। नो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अनबायस्ड होता है, इसमें थोड़ा सा बायस होता है। और मिक्स सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का एक अनोखा मिक्सचर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनते चलो, मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अलग अलग तरीके हैं, वो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है तरीका जिसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बहुत ही अच्छा है। ये वो सैंपलिंग है जहां हर यूनिट का इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है। मान लीजिए ये जार है, दिख रहा है कि आपको ये जार, रुक जाओ स्टिकर फाड़ देता हूं, फालतू का मैं क्यों ब्रांड को प्रमोट करूं, सर आपके इतने फॉलोअर्स है ही नहीं, आप क्या प्रमोट कर रहे हो। अरे फिर भी जितने भी है, रुक जाओ हटा देता हूं, है ना, ये देखो हटा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब मैंने ये हटाया, अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, जब मैंने इधर पे हटाया, आप लोगों को ये बादाम का डब्बा दिख रहा है, आप लोगों को ये जार दिख रहा है, इसमें हर यूनिट का इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है, ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि मेरा हाथ नीचे वाले यूनिट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसमें बायस है, क्या है, बायस है। लेकिन अगर मैं मान लो इन बादामों को ऐसे बिखेर के हाथ में रख दूं, कर दूं क्या, चिंता मत करो खाऊंगा नहीं इस बार, ये लो बादाम दिख रहा है तुमको, अब खाना है, ये देखो, अब इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है सबका, क्योंकि अब मैं सबको देख पा रहा हूं, इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और बिना देखे, मान लो मुझे कोई बादाम को सिलेक्ट करना है, टक 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 टक, मैंने बिना देखे कोई एक सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं रैंडम, जहां इन सबका इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड था। सर हमें बात समझ में आ गया, सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है, इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग।
अच्छा, when the units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being a part of the sample. हर यूनिट का इक्वल चांसेस है कि वो हमारे सैंपल का हिस्सा बने, उसे हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। सर समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल तरीका और इफेक्टिव तरीका है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। पॉपुलेशन बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। बहुत लार्ज पॉपुलेशन में आप कैसे सभी को देख पाओगे, है ना? जैसे इसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन था, इतने ज्यादा बादाम थे कि मैं हर एक को देख ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं सिंपल रैंडम यहां पर नहीं लगा पाया। बहुत छोटा सैंपल भी होना चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत छोटा सैंपल है तब आप सैंपलिंग कर ही क्यों रहे हो? सबका टेस्ट ले लो। 10 ही बच्चे थे क्लास में तो 10 का ही फिर टेस्ट ले लो ना। 1000 थे तब 100 सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट बात, द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस। इसका मतलब है कि सारे सेम स्कूल के बच्चे हो, सारे सेम क्लास के बच्चे हो। एक मैं 7 का बच्चा का टेस्ट ले लिया मैथ्स का और एक 11 का, और मैं जजमेंट दे रहा हूं कि 12 के बच्चे पढ़ाई में खराब है, तो गलत है ना। हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए। जब मैं जज कर रहा हूं तो मैं सिर्फ 11 को ही जज कर रहा हूं या क्लास 12 को ही जज कर रहा हूं, वो होना चाहिए। सर नेक्स्ट आ गया स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये बड़ा खास बात है सर, है ना? हाँ सर। इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ स्ट्राटा या सब पॉपुलेशंस में बांट देते हैं और फिर उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंड देन वी सिलेक्ट अमंग द डिफरेंट स्ट्राटा। सर हमें समझ नहीं आया, आओ मैं अब आपको समझाता हूं। ये ज्यादा बढ़िया है। इसमें क्या होता है, सारे पॉपुलेशन का प्रेजेंटेशन होता है। मान लो ये जो 1000 स्टूडेंट्स थे ना, मैंने रैंडमली स्कूल में जो 1000 स्टूडेंट्स थे, मैंने बाबू रैंडमली इन 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं किया। मैंने क्या किया, 1000 स्टूडेंट्स में से 100 सिलेक्ट करना था। पहले मैंने क्या कहा स्कूल वालों को कि आप एक काम करो, बायस हटाने के लिए पहले आप एक काम करो, बॉयज और गर्ल्स को अलग कर दो। तो मान लो 600 बॉयज हैं और 400 गर्ल्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 600 बॉयज में से मैं 60 को पिक कर रहा हूं, 400 गर्ल्स में से 40 को पिक कर रहा हूं। तो अब चांसेस ऑफ इक्वल सिलेक्शन बढ़ गया ना। मैंने पहले पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांटा, स्ट्राटा में बांटा, और फिर मैंने उन स्ट्राटा में से रैंडम सिलेक्शन किया। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। हाँ, वैसे ही जैसे बिल वाला केस था, 1 लाख बिल्स थे, तो मैंने क्या कहा, 10,000 रुपए के से कम के बिल्स को अलग करो, 10,000 से 1 लाख तक के बिल्स को अलग करो, 1 लाख से 1 करोड़ के बिल्स को अलग करो, और मैं हर कैटेगरी में से कुछ बिल्स को चेक किया। अब देखो चांसेस ऑफ बेटर चेकिंग और पॉपुलेशन के बारे में जो हम लोग जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो और बेटर होगा। सर बिल्कुल सही कहते हैं आप। अब आते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग पर। किस पर आते हैं? मल्टी स्टेज सैंपलिंग पर। मान लो दोस्तों, मुझे ना कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पता करना है। क्या पता करना है? अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, किस कैटेगरी के लोग अनएम्प्लॉयड है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं सारी कंट्री के लोगों से तो पूछ नहीं सकता, तो मैं फिर क्या करता हूं ना, एक कंट्री को मल्टीपल स्टेट्स में बांटता हूं। मल्टीपल स्टेट्स में बांटते हैं, 29-30 जितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। अब मैं पहले स्टेट्स में से रैंडम सैंपलिंग करता हूं। मान लो मैंने ना 2 स्टेट पिक कर लिया, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं। मान लो मैंने पिक किया महाराष्ट्र और मैंने पिक किया वेस्ट बंगाल। अब महाराष्ट्र में बहुत सारी सिटीज हैं, स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज होते हैं, तो इसमें मैंने ना रैंडमली 2 सिटीज सिलेक्ट किया। महाराष्ट्र से मैंने मैंने मान लो पिक किया मुंबई और पुणे। बंगाल से मैंने पिक किया कोलकाता और मान लो सिलीगुड़ी। हाँ या ना बोलो। अब मुंबई में भी मैंने बांटा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पुणे में भी, और वैसे मैंने वहां के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और उनसे क्वेश्चन पूछा। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस में मैं डिवीजन कर रहा हूं। कंट्री लेवल पर स्टेट्स को बांटा, स्टेट लेवल पर सिटीज को बांटा, सिटी लेवल पर इसके बाद सिटी के अलग अलग जोन्स को बांटा। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज। हर लेवल पर आप लोग देखो सिलेक्शन इन्वॉल्व है, इसे कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सर समझ में आ गया? याद रखना, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, इंस्टीट्यूट पूछेगा तो याद रखना कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज लेस एक्यूरेट। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ज्यादा एक्यूरेट कौन है? बोलो बोलो। ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में एक बात और बता देता हूं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में एक बात और बता देता हूं।
When there is prior information that there is not much variance between the strata, we consider proportional allocation or Boley's allocation, where the sample sizes for different strata are taken as proportional to the population sizes. इसको Boley's allocation बोलते हैं. सर नहीं समझ आया, आई एम सॉरी, मैं अभी समझाता हूं. मैंने जब 600 बॉयज और 400 गर्ल्स को सिलेक्ट किया तो 10% के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया, 60 और 40, यस और नो. इसको बोलते हैं बोलीज एलोकेशन, कि दोनों में मैंने 10-10% ही सिलेक्ट किया, सेम प्रोपोर्शन को रखना. अंडरस्टूड. 60/600 भी 1/100 होता है, और सॉरी 1/10 होता है, और 40/400 भी 1/10 होता है. तो बॉयज में से भी 10 में से एक को पिक किया, गर्ल्स में से भी 10 में से एक को पिक किया. ये है बोलीज प्रोपोर्शनल एलोकेशन. ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हाँ सर. ये तब यूज होता है जब जो है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए, जैसे बॉयज और गर्ल्स है, बस दो ही बेसिस पर हम लोगों ने बांटा. पर स्ट्राटा वेरिएंसेस बहुत तरीके के हैं. अब बॉयज जो चश्मा पहनते हैं, बॉयज जो चश्मा नहीं पहनते, गर्ल्स जो चश्मा पहनती है, गर्ल्स जो चश्मा नहीं पहनती. तो जब एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रेटा वेरिएंसेस डिफर सिग्निफिकेंटली, मतलब स्ट्राटा के अंदर ही बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे वैरायटीज पॉसिबल है, तब हम लोग क्या करते हैं? नेमेंस एलोकेशन फॉलो करते हैं. तो सिंपल में एमसीक्यू के लिए तैयार होना है तुम्हें. अगर स्ट्रेटा में स्ट्राटा जो आपने अलग अलग ग्रुप्स पैदा किया है पॉपुलेशन के अंदर, बहुत ज्यादा वेरिएंसेस नहीं है, तब आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन या बोलीज एलोकेशन फॉलो करो. बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तब आप नेमेंस एलोकेशन फॉलो करो. आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू सिस्टमेटिक सैंपलिंग. ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसको समझना. इसमें क्या होता है? मान लीजिए मुझे वही 1000 स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट करना था, 1000 में से 100 को मैंने सिलेक्ट करना था टेस्ट के लिए. तो मैंने क्या किया? पहले हजारों को लाइन पर लगाया, हजारों स्टूडेंट्स को. अब मैंने क्या किया? रैंडमली पांचवें स्टूडेंट को पिक किया, रैंडमली रोल नंबर के हिसाब से बांट के फिफ्थ को. अब इसका मतलब है फिफ्थ को पिक कर लिया, अब रेगुलर इंटरवल्स में शिफ्ट करूंगा. अब फिफ्थ के बाद जो बच्चा 15वें नंबर पर खड़ा होगा हर 10 के बाद, फिर नेक्स्ट जो 25 नंबर पे खड़ा होगा वो बच्चा मेरा सैंपल बनेगा. 35 पे जो होगा वो. तो ये जो 5 सिलेक्ट हुआ ये रैंडम हुआ, पर 5 के बाद हर कोई रेगुलर इंटरवल्स में हर 10 के बाद आएंगे, तो 100 जन हो जाएंगे ना. इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग. क्या कहते हैं? सिंपल सिस्टमैटिक सैंपलिंग. इसको हम लोग ना लीनियर सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी बोलते हैं. कब? जब हम लोग जो मैंने अभी करके दिखाया वैसा केसेस को यूज करें तो. सर बात समझ में अबे हमें आ गया है. हाँ, अगर आप उन्हें साइक्लिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करो तो उन्हें सर्कुलर सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी बोलते हैं. ये तब यूजफुल है जब हमें कंप्लीट और अपडेटेड सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल है, मतलब सैंपल के बारे में अप्रोप्रिएट डेटा अवेलेबल है, तब हम लोग ये यूज करते हैं. जैसे हमें पता है रोल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स का, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं. पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग तो आपको समझ में आ गया. यहाँ पे जो बेसिकली इंटरव्यूअर है या जो टेस्ट ले रहा था उसको ये बच्चे का शक्ल अच्छा लगा, वो इस बच्चे को पिक किया, तो इसमें बायस है. वो बच्चा उसके दोस्त की तरह लगता है तो उस बच्चे को पिक कर लिया. वो बच्चा उसके एक्स की तरह दिखती है तो उसे पिक कर लिया. बोलने का मतलब है जब रैंडम बेसिस पर सिलेक्शन हो, इंटरव्यूअर अपने जजमेंट के हिसाब से सिलेक्शन कर रहा हो, उसे हम लोग दोस्तों पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं. क्या हमें बातचीत समझ में आई क्या? जी सर, बात समझ में आनी चाहिए. मैं आपको बता दूं इसी के साथ आपका सैंपलिंग खत्म हो गया है. अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे आगे में. राइट? दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.